वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे चैप्टर 2 पर ज्योग्राफी के, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे और जानेंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में कि जंगल किस तरीके के होते हैं और इसके अंतर्गत जीवन किस तरीके का होता है। इन सभी रिसोर्सों के बारे में जानेंगे कि एक रिसोर्स किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे कि फ्लोरा आपकी प्लांट स्पीशीज को दर्शाता है, जितनी भी आपके पास प्लांट स्पीशीज हैं, और फ्यूना आपके एनिमल स्पीशीज को दर्शाता है कि जितनी भी आपके पास एनिमल स्पीशीज हैं। वेनिस्ड फॉरेस्ट क्या है? वेनिस्ड फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट हैं जो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की वजहें हैं जिनकी वजह से ये नष्ट होते जा रहे हैं। लगभग 79.42 मिलियन हेक्टेयर के ये हुआ करते थे, जो आज 24.16% तक वेनिस्ड हो चुके हैं। ये जंगल लगभग एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या पॉपुलेशन के कारण खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों के इन बिहेवियर के कारण खत्म हो रहे हैं, जो काफ़ी गलत देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे पास विभिन्न प्रकार की स्पीशीज हैं जो आपके जानवरों से रिलेटेड हैं या फिर आपके पशु पक्षियों से रिलेटेड हैं। आइए जानते हैं इन स्पीशीज के बारे में। सबसे पहले आते हैं नॉर्मल स्पीशीज। वे स्पीशीज जो सभी जगह पाई जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में रहती हैं, जैसे कि कैटल्स, दुधारू जीव, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी वगैरह। इसके अलावा जो आपको दैनिक जीवन में दिखते हैं, जैसे कि क्रो, पिजन्स वगैरह, ये नॉर्मल स्पीशीज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो आज डेंजर में है, जो खत्म होने की कगार पर हैं, ऐसी स्पीशीज जैसे कि इंडियन वाइल्ड आर्स, वन हॉर्न राइनोसोर्स या फिर इंडियन राइनोसोर्स, लोयन, इसके अलावा सिंगार, जो मणिपुर के आसपास पाया जाने वाला हिरन है। इसके बाद आती है वल्नरेबल स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो सुरक्षा की दृष्टि में है और एक समय के बाद ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाएगी। आज इनकी मात्रा है, लेकिन भविष्य में ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ सकती हैं, जैसे कि ब्लू शीप इसके अंतर्गत आती है, एशियाटिक एलिफेंट इसके अंतर्गत आता है, डॉल्फिन इसके अंतर्गत आती है। रेयर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो बहुत कम पाई जाती हैं या बहुत कम क्षेत्रों में पाई जाती हैं, एशियाटिक बुफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। ब्राउन बियर भी इसका एक मुख्य एग्जाम्पल है। इसके बाद आती हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी स्पीशीज हैं? ये स्पीशीज वे स्पीशीज हैं जो खास एक जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार में पाया जाने वाला एक कबूतर, निकोबार पिजन के नाम से जाना जाता है। अंडमान में पाई जाने वाली एक टील जो खास अंडमान में पाई जाती है। अंडमान में पाया जाने वाला वाइल्ड पिग जो खासकर अंडमान में ही पाया जाता है। इसके बाद आती हैं स्पिंक्स, जो खत्म हो चुकी हैं या फिर जो पराई हो चुकी हैं, जो अब नहीं मिलती, जैसे कि पिंक हेड डक, गुलाबी सिर वाली बत्तख, एशियाटिक चीता, इस तरह के आपकी स्पीशीज हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं या फिर बहुत कम आजकल देखने को मिलती हैं। हिमालय जो एक प्रकार का मेडिकल प्लांट है जो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है या फिर जिसकी पैदावार धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बारे में हम जानते हैं कि यह एक केमिकल कंपाउंड रखता है जिसे टैक्सोन कहते हैं, जिसका मेडिकल फर्म में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। किस तरीके से हम वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं या किस तरीके से हम इसे संरक्षित करते हैं। हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क खोल रहे हैं, सेंचुरीज बना रहे हैं, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना रहे हैं, इसके अलावा क्लास्ड फॉरेस्ट बना रहे हैं ताकि ये चीज़ें बची रह सकें। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर को बचाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पिछली सेंचुरी की बात करें तो 100 साल पहले ही
टाइगर की जो संख्या थी या फिर जो पॉपुलेशन थी वो 55,000 के करीब थी या 55,000 थी, जो आज मुश्किल से 1800 रह गई है। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया ताकि इसे बचाया जा सके। आते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट पर। टाइप ऑफ फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ फॉरेस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, जो सरकार द्वारा रिजर्व कर दिए गए हैं। सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो आपकी वाइल्ड लाइफ या फिर को देखते हुए प्रोटेक्टेड किए गए हैं या फिर आसपास की कम्युनिटी द्वारा प्रोटेक्टेड किए गए हैं या फिर वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा प्रोटेक्टेड किए गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं। इसके अलावा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं आते। ऐसे फॉरेस्ट आपके अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। कम्युनिटी और कंजर्वेशन, कम्युनिटी किस तरीके से कंजर्व करती है आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी एक प्रकार का समुदाय है जो उस क्षेत्र से बिलोंग करता है जिस क्षेत्र में ये रहते हैं। जैसे कि जंगल में रहने वाले लोगों की जो कम्युनिटी है वो वहाँ के लोगों को कैसे बचा रही है या फिर वहाँ के जंगलों को कैसे बचा रही है। अगर सिरसा की बात करें, सिरसा टाइगर रिजर्व या फिर सिरसा टाइगर रिजर्व जो है आपका वो राजस्थान में है। इससे रिजर्व करने के लिए वहाँ की कम्युनिटी ने माइनिंग वर्क को रुकवा दिया था। जो वहाँ पर माइनिंग वर्क किया जा रहा था, खोदने का या फिर माइनिंग करके कंपाउंड निकालने का, वह वर्क वहाँ पर रुकवा दिया गया है। इसके अलावा अरवर राजस्थान का एक केस है जहाँ पर लगभग 5 गाँव ने 1200 हेक्टेयर की भूमि को भैरव देव डांगगांव सेंचुरी के नाम से स्थापित कर दिया है। वहाँ के लोगों ने बाहर के लोगों को उसके अंदर आने के लिए पूर्ण रूप से प्रोहिबिटेड कर दिया है ताकि वह क्षेत्र रिजर्व रह सकें। इसी तरह के हम सीक्रेट ग्रेव देखते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी को देखते हैं जैसे कि संथाल और मुंडा। वे अलग अलग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, कुछ लोग आम की पूजा करते हैं, कुछ लोग इमली की पूजा करते हैं। आपने खुद सत्यनारायण भगवान की कथा में देखा होगा, अपने आसपास अगर देखा हो तो वे केले की पूजा करते हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी देखा जाता है कि आप विभिन्न प्रकार से तुलसी माता की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। तो ये एक तरीका है कि उन पौधों को बचाए रखने का। उसी तरीके से कुछ लोग जानवरों की भी पूजा करते हैं, जैसे कि कुछ लोग गाय को माता मानते हैं। इसी तरीके से आपकी कम्युनिटी के अंतर्गत हम कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को और रिसोर्सेज को। इसके बाद आता है चिपको और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन फॉरेस्ट कम्युनिटी के लिए किया गया था, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए किया गया था कि किस तरीके से फॉरेस्टों को कंजर्व किया जाए। और साथ ही बीच बचाओ आंदोलन एक प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग को लोगों को सिखाने के लिए किया गया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत लोगों को सिखाया गया था कि किस तरीके से वे कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करते हुए, कम से कम केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हुए खेती कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल कंपाउंड्स की वजह से आपकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है, आपके पेड़ पौधों की, साथ ही साथ आपकी भूमि की, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई गई थी बीज बचाओ आंदोलन के अंतर्गत। और उसमें लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करना सिखाया गया था कि किस तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करते हुए वे अपनी पैदावार को, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके क्लास, ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर।